तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जियांग किंगे जा चुकी थी। लिलू भी अपना कुछ टाइम अकेले बिताता है, जो भी चीज़ों की इसकी रिक्वायरमेंट थी, कुछ चीज़ें जो सेटल करनी थी उन्हें सेटल करता है और 2 दिन काफ़ी गमगीन रहता है और कोई इसे डिस्टर्ब भी नहीं करता है। सभी को पता था कि जियांग किंगे के जाने के बाद ये बंदा अलग उदास है। और फाइनली इनका जो रथ था ना, क्योंकि जियांग किंगे बीच से ही निकल गई थी, सिटी ऑफ साउथ विंड पहुँच चुका था और इस साउथ विंड सिटी को भी याद करता है कि जब यहाँ पर ये रहता था, पढ़ाई करता था। 1 साल ही हुए थे और लौंडा अपना अर्थ विंड स्टेज पे पहुंच चुका था। 10 मिनट के अंदर इनका जो कॉन्वॉय था, इनका जो रथ था, जो लोग थे साथ में, सभी सिटी के अंदर एंटर करते और जिया सिटी का जो न्यूज़ था ना, पूरा यहाँ पर फैल चुका था कि वहाँ पर अमरा केव का जो इशू है, बहुत सी चीज़ें। और सामने में लिलू को ना सिटी गार्ड तो वगैरह दिखते ही हैं, साथ में डीन वे जो थे, मतलब साउथ विंड एकेडमी के प्रिंसिपल, वो भी खड़े थे। और साथ में टियानसू प्रोविंस के जो गवर्नर थे, अभी नए वाले, पिछले गवर्नर शी हुआ करते थे, वो भी थे। और इन दोनों की काफ़ी तारीफ भी करते हैं, जियांग किंगे की भी। और फिर इनका परिचय होता है गवर्नर झाओ से, जो कि यहाँ पर नए अभी गवर्नर। और लिलू इनसे बहुत सी चीज़ें डिस्कस करता है कि फर्स्ट प्रिंसेस भी आने वाली है, आपको तो सभी न्यूज़ पता ही होगा। सुक्जिन भी आने वाली है वाइस प्रिंसिपल, क्योंकि एसएलसीएस कॉलेज डिस्ट्रॉय हो चुका, तो शायद वो साउथ विंड एकेडमी को ही यूज़ करें अपना बेस के रूप में। अब ये सुनकर के ना वैसा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि ये इनके स्कूल के लिए भी तो फ़ायदा था। तो हाउस लोलन का हेडक्वार्टर फिर से यहाँ पर यानी सिटी ऑफ साउथ विंड में आ चुका था। चीज़ें धीरे धीरे अब यहाँ से मैनेज होने लगती है। धीरे धीरे 3 दिन यहाँ भी बीत जाते हैं। सिटी ऑफ साउथ विंड आकर के एस्ट्रल सेज कॉलेज भी पहुँच चुका था। सेज कॉलेज तो और ज़्यादा फेमस था ना, इवन हाउस लोलन से भी बहुत ज़्यादा फेमस था। तो यहाँ के यूथ के लिए भी ना फ़ायदा था कि उन्हें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। फिलहाल हमें हाउस लोलन का जो ओल्ड मैनर था ना, उसे दिखाया जाता है, जहाँ पर लिलू था, सामने में एक झील था। और फिलहाल लिलू के सामने में फर्स्ट प्रिंसेस और लिटिल एम्परर, जिन्हें कि हम सेकंड प्रिंसेस भी कह सकते हैं। अब ये पूरे अपने गर्ल वाले फॉर्म में थी और फर्स्ट प्रिंसेस भी थोड़ा माफ़ी मांगती कि यार मैं किंगे के सिचुएशन में कुछ हेल्प नहीं कर पाई, मुझे पता चला, मैं बहुत सही में सैड फील कर रही हूँ। और लिलू भी इन्हें समझाता कि आप बुरा फील मत कर, ये हमारे अपने प्रॉब्लम्स थे, वो तो शेन में पहले ही समझ जाना चाहिए था। और जो लिटिल एम्परर थे यानी गोंग जिंग यायो, वो ध्यान से लिलू को ऑब्जर्व कर रही थी। लिलू भी ध्यान देता है और पूछता है स्माइल करके, मैजेस्टी बोलता है कि आपका जहर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब ये सुन करके ना गोंग जियांग याओ का चेहरा पूरा लाल हो जाता है। लिलू भी थोड़ा शर्मा जाता है, क्योंकि लिलू जब हील करता था तो इन्हें लड़का समझता था और पीठ को तो टच करना ही पड़ता था। बट अब वो चीज़ें याद करके थोड़ा ऑड तो लगता है। फर्स्ट प्रिंसेस भी हंसती है और लिलू फिर इनकी तारीफ करता है कि आप नॉर्मल हो चुकी है, वही बहुत अच्छी चीज़ है। गोंग जिंग याओ भी थैंक यू बोलती है। अब प्रिंसेस भी पूछती है फर्स्ट प्रिंसेस कि मैंने सुना तुम जिया किंगडम को छोड़ के जल्दी जा रहे हो। लिलू भी अपना हाँ में सर हिलाता है। और जो चीज़ें थी फर्स्ट प्रिंसेस को भी तो पता चल ही गया था कि लिलू के पेरेंट्स इन डिवाइन कॉन्टिनेंट के हैं। मतलब उसके लिए फिर ये किंगडम जो है ना, बहुत छोटी चीज़ हो गई। और फर्स्ट प्रिंसेस के लिए भी फ़ायदा था कि लिलू को जिया किंगडम पे राज तो करना नहीं है और इनका रिलेशन अच्छा है लिलू के साथ, मतलब फ्यूचर में इन्हें कहीं ना कहीं फ़ायदा ही हो। और ये भी बोलते हैं अगर कुछ भी हाउस लोलन में इश्यूज होंगे ना, तो मैं हमेशा यहाँ पर हूँ। और फाइनली पूछते फिर तुम जा कब रहे हो। लिलू भी बोलता है बस 1-2 दिन और, मतलब कुछ दिन और ये भी बोलते ठीक है, फिर मैं तुम्हें ऑल द बेस्ट बोलती हूँ तुम्हारे फ्यूचर के लिए, और उम्मीद है कि जब हम अगली बार मिलेंगे तो तुम ड्यूक लेवल पे होगे। फिलहाल मस्त ये बैठ के चाय पीते और इस बंदे को देख करना ये भी बोलती यार ये बंदा जो बेस से टकराया, चाहे शेन टकराया या रीजन टकराया या जुओ किंग हो टकराया, सभी को एक प्राइस तो पे करना ही पड़ा। तो फिलहाल यहाँ से फर्स्ट प्रिंसेस और लिटिल एम्परर दोनों निकल जाते हैं। और उसके बाद लिलू की मुलाकात वाइस प्रिंसिपल सुक्जिन, लू किंगेर, यूलांग, बाई मेंगमेंग, बाई डोडो और जाओको वगैरह से होती है। और सुक्जिन इस दौरान इससे लिलू से बात कर कि मैंने मतलब साउथ विंड एकेडमी गई थी, वो जगह सही है, डीन वे से भी मेरी बात हुई, यहाँ पर हम ग्रो कर सकते हैं। और इन्हें पता था कि वो साउथ विंड एकेडमी वाले तैयार भी इसलिए हुए थे क्योंकि लिलू और जियांग किंगे का यहाँ पर इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है। और सभी को पता था कि अब लिलू जाने वाला है, तो खास करके लू किंगेर, यूलांग, बाई मेंगमेंग वगैरह काफ़ी इमोशनल थे। और सुक्जिन भी लास्ट में जाते जाते बोलती है वैसे भी जिया किंगडम तुम्हारे लिए बेस्ट प्लेस नहीं है कल्टीवेशन के लिए, फिलहाल तो तुम और जियांग किंगे बड़ी चीज़ों के लिए बने हो, क्योंकि वैसे भी इनका जो हाई ग्रेड का ट्री ऑफ रेजोनेंट पावर था वो तो जा चुका था। अब यहाँ पर जो साउथ विंड एकेडमी में रेजोनेंट ट्री वो छोटा सा है, उसका पावर भी उस लेवल पे नहीं है, तो चीज़ें केओटिक रहने ही वाली है। लिलू भी पूछता है क्या हम एकेडमिक फेडरेशन से बात नहीं कर सकते कि हमें हेल्प चाहिए, हमें नया एक रेजोनेंट ट्री चाहिए। बट ये बताती हैं कि उसके लिए इनर डिवाइन कॉन्टिनेंट जाना, उतना इन्फ्लुएंस होना चाहिए, और वो लोग खुद भी अपने प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, मतलब उनके पास और बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं। मतलब कोई उधर से किंग स्टेज का एक्सपर्ट आ जाता और एक हाई रेजोनेंट ट्री आ जाता तो चीज़ें रिजॉल्व हो जाती, बट आसान नहीं थी चीज़ें। और सुक्जिन बोलती है एक चीज़ तुम ये कर सकते हो कि देखो तुम जा रहे हो हेवनली वर्जन डिवाइन कॉन्टिनेंट, वहाँ पर भी हमारे एकेडमिक फेडरेशन का जो सबसे पुराना कॉलेज में से एक है हेवनली वर्जिन एंशिएंट कॉलेज वो है, जैसे कि जहाँ पर जियांग किंगे भी गई है ना, हेलोइड एंशिएंट कॉलेज, जो कि किसी और डिवाइन कॉन्टिनेंट पर
मतलब ये दोनों सेम लेवल के कॉलेज आते हैं, पुराने कॉलेजेस हैं। वहां पर तुम एक रिक्वेस्ट कर सकते हो जाकर। एक लेडी है लैन लिंगजी करके, वो प्रिंसिपल पांग की ओल्ड फ्रेंड, अगर तुम उनसे बोलोगे ना तो कुछ हो सकता है। मैं खुद जाना चाहती थी लेकिन सिचुएशन वैसा नहीं है कि मैं जा सकूं। स्टूडेंट्स वगैरह बहुत सी चीज़ें जो मतलब हैंडल करनी है। लीलो इस नाम को तो याद कर लेता है, लैन लिंगजी। और लीलो के दिमाग में एक ही ख्याल आता है, कहीं ये प्रिंसिपल पांग की पुरानी प्रेमिका तो नहीं है। मतलब भाई के दिमाग में खुरापात आता है। और लीलो को ये भी लगता है शायद सुकजिन भी पांग को पसंद करती है, डीन पांग को। और लीलो ने आश्वस्त करता है कि मैं पूरा ट्राई करूंगा। और एक चीज़ का और फायदा करती है कि जो भी रिसोर्सेज है ना, अब हम मतलब यूलांग को इन पर लगाने वाले, क्योंकि तुमने कॉलेज के लिए बहुत कुछ किया। और लीलो के लिए भी वो अच्छा था कि उसके दोस्तों को फेवर मिल रहा है। और यूलांग से अलग लुक दे रहा था कि लीलो अब तुम जा रहे हो यार। और लीलो भी मज लेता, यार मुझे क्या लगा था, मैं तो नॉर्मल इंसान हूँ, बस ज़्यादा हैंडसम हूँ। बट मुझे क्या पता था कि मेरे पीछे मेरी फैमिली बहुत बड़ी वाली है, सुपर पावर वाली। अब ये मेरा नसीब है यार, मैं चाह कर भी नहीं रुक सकता। यूलांग देखता है कि यार तुम ज़्यादा नहीं बोल रहे हो। और इस दौरान लू किंगर और बाई मैंगमैंग अलग ही हंस रहे थे। और लीलू फिर थोड़ा सीरियस हो जाता है कि मैं कुछ सालों तक तो नहीं आ पाऊंगा। बाई मैंगमैंग जब पूछती है तो, और ये भी बोलती कि मैं संस्कृत वेला के लिए आपके अच्छे लिक्विड प्योरीफाइंग लाइट्स को रिफाइन करूंगी। लीलू फिर भी समझाता है कि नहीं, तुम खुद पे फोकस करो, अपनी फैमिली पर फोकस करो, इन चीज़ों से तुम्हारी फैमिली स्ट्रांग होगी। बट ये मानती नहीं है कि हमने पहले ही बात किया था। अब लीलू लू किंगर की तरफ देखता है बट कुछ बोल नहीं पाता। लड़की ने आज हरे रंग का ड्रेस पहना था। बंदी बस स्माइल कर रही थी, बट लीलू समझ सकता था कि इस हंसी के पीछे एक दुख छिपा हुआ है। फिलहाल ज़ाओकुओ से भी इसकी बात होती है और ज़ाओकुओ भी इसे मोटिवेट करता है कि इनर डिवाइन कॉन्टिनेंट में भी दिखा देना कि हम एस्ट्रल से इस कॉलेज वाले कितने स्ट्रॉन्ग हैं। और लीलू भी बोलता है टेंशन मत लो, मैं इस कॉलेज को फिर से रिबिल्ड करूंगा और तुम लोगों को पता चले। बट यूलांग अलग ही उछलता है, टेंशन मत लो लीलू, जब तक तुम आओगे ना कॉलेज बन चुका रहेगा और तुम्हें हर जगह बस एक ही नाम सुनने को आएगा, यूलांग। और ये सुन करके ना लू किंगर, बाई मैंगमैंग और बाई डेडो, उन्हें समझ में नहीं आता कि इस बंदे को क्या ही बोले। लू किंगर भी अपना लीलू को अलग सांत्वना देती है कि टेंशन मत लो, सिस्टर किंगे ठीक हो जाएंगी। और ये भी माफ़ी मांगती है। लीलू इसको अपना समझाता है कि गोल्डन ड्रैगन बैंक जितना कर सकता था उन्होंने किया। और फाइनली गोल्डन ड्रैगन बैंक की तरफ अपना लू किंगर निकल जाती है। लीलू भी इससे बोलता है कि उम्मीद है कि किंगर जब अगली बार मिलेंगे तो तुम इतनी ही सुंदर होगी। और ये मन में बोलता है। तो फिलहाल ये लोग जा चुके थे और लीलू अपने पुराने घर में था। और काइवे, युआन किंग, यानलिंग किंग, ली ज़ैंग और बाकी जो भी टॉप लेवल के लोग थे वो यहाँ पर बैठे हुए थे। ये लोग भी थोड़ा सा डिमोटिवेटेड फील कर रहे थे क्योंकि जियांग किंग जा चुकी थी और अब लीलू भी जाने वाला था। काइवे फिर भी निराश थी बट फिर भी बोलती टेंशन मत लो, हाउस लोन हम संभाल लेंगे। खास करके जो काइवे थी ना, इसकी मैनेजमेंट स्किल्स अलग लेवल की थी। जियांग किंग ने इसे कहाँ से पकड़ा था, बट जो भी हो ये बंदी काफ़ी ट्रस्टवर्दी थी। सभी से बात करता है और फिर ली रोयून की तरफ थी और उनके बाजू में मेंटर चीचान भी बैठी थी। और मेंटर चीचान से बोलता है कि आपको ध्यान तो रखना ही पड़ेगा मैम यहाँ की फैमिली का। चीचान भी स्माइल करती है कि कॉलेज में वैसे मेरा समय जाएगा बट मैं हाउस लोन आती रहूँगी और तुम यहाँ की टेंशन मत लो, कुछ भी नहीं होगा। अब लीलू ज़्यादा मतलब व्याकुल नहीं होता और सीधा ली रोयून और ऑक्स बाय बायो के साथ निकल जाता और बोलता अब समय हो चुका है। बाय बायो इसके साथ ही जाने वाले थे क्योंकि उनको भी अपने ड्यूब प्लेटफॉर्म्स को फिर से ठीक करना था और अपना पुराना वो स्ट्रेंथ, ये सीन जैसे चिमटे कुछ ना कर पाए, इनको गेन करना था। और रोयून जो थी, आंटी यून बोल लो, वो एक पॉकेट स्पेयर में से एक नाव जैसा कुछ निकालती हैं जिसमें बैठ करके ये लोग ट्रैवल करने लगते। फ्लाइंग शिप बोल सकते हो जो बहुत फास्ट था। युआन किंग, काइवे वगैरह ध्यान से दिखती हैं और लीलू को बाय बोलती हैं और फाइनली लीलू यहाँ से निकल चुका था। इधर हमें सिटी ऑफ साउथ विंड में जो गोल्डन ड्रैगन बैंक का नया हाउस था उसे दिखाया जाता है। किंगर की आंखें काफ़ी नम थी कि वो जा चुका है। तो हांगजी भी थोड़ी निराश थी कि उस बंदे ने मुझे गुड बाय भी नहीं बोला यार। लू किंगर फिर भी लीलू का साइड लेते हैं क्योंकि वो अभी आना नहीं चाहता, इसी उसकी पर्सनालिटी नहीं है। फिर इन्हें याद आता है कि जियांग किंग ने इनसे वादा किया कि वो एंगेजमेंट कैंसिल कर देंगे, लेकिन जब यू हांगजी मदद ही नहीं कर पाई तो मतलब नहीं, तो यू हांगजी का उसमें भी फायदा नहीं हो पाता। जब ये चीज़ लू किंगर को पता चलती है ना तो वो भी हैरान थी कि इसीलिए मैं और लीलू जब आए थे तो आप हमारी बात इजीली मान गई थी। अब तुझे समझ में आके भी मतलब नहीं, क्योंकि वैसे भी युआंगजी मदद कर नहीं पाई थी, मतलब बीच में ही वॉकिंग होने रोक लिया था। और फाइनली अब लू किंगर एक चीज़ और बोलती है। पहले इसको भी लगता था कि लीलू और जियांग किंग का रिलेशन मतलब भाई बहन टाइप है या जो भी कि साथ में रहे तो, लेकिन जो उन्होंने किया था हार्ट इग्नाइट करने की वो चीज़ मतलब सीधा सीधा वो दिखाता है कि वो पति पत्नी मतलब डीप लव है। युआंगजी भी अवाक थी, लू किंगर भी शांत है और उसे समझ में आ चुका था कि उन दोनों को अलग किया नहीं जा सकता। और युआंगजी पूछती हैं अगर ये सही है तो तुम करना आप क्या चाहती। वैसे सबको पता है कि भाई मल्टीपल वाइफ्स रख सकते हैं, बट युआंगजी इसके खिलाफ थी क्योंकि अपनी बेटी के साथ वो ऐसा नहीं चाहती थी। और लू किंगर भी कहती वैसे भी लीलू शुरू से मुझे फ्रेंड ही मानता। और लू किंगर बोलती शायद मेरा एक तरफा प्यार अब खत्म ही होने वाला है। युआंगजी से समझाती कि अरे बहुत लोग हैं, लीलू उनमें से एक है, सब टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है। और लू किंगर भी बोलती कि मम्मी मैंने डिसीजन ले लिया। युआंगजी शांत हो जाती क्योंकि इन्हें पता था
गोल्डन ड्रैगन माउंटेन से एक लेटर आया था लू किंगेर के पिताजी का, लू किंगेर के लिए। तो मतलब ये भी अब यहाँ से निकलने वाली थी। तो धीरे धीरे 1 महीना निकल चुका था और जिया सिटी ने एकदम मृत्यु के समान हो चुका था, सिटी ऑफ डेथ कह सकते हो उस घटना को हुए हुए। यहाँ पर बहुत सारे ऐसा केचुए जैसे चीज़ें बाहर अब तैरने भी लगी थी। करप्शन धीरे धीरे ही सही बट फैल रहा था। इंसानों के लिए जगह अब फॉरबिडन हो चुका था। इवन ड्यूक लेवल के भी लोग इधर नहीं आना चाहते थे। और हमें ओरिजिन रिवर्सन इंस्टीट्यूट के जुआन चैन को दिखाया जाता कि इस ब्लैक पुल को एवल्स को देख रहे थे, खुश हो रहे थे और शैन का मजा लेते कि इसे हार्ट ऑफ लाइट चाहिए था, इसे वो भी नहीं मिला। ड्यूक बर्गफ्रिट्स भी इसके जा चुके हैं और फाइनली यहाँ पर सेंजिंग जायो प्रकट होता है। पूरा ब्लैक लिक्विड का सामान दिख रहा था और इसके 6 ड्यूक बर्गफ्रिट्स बनते हैं लेकिन डैमेज थे वो। और ब्लैक लिक्विड मानो ड्यूक बर्गफ्रिट्स में मर्ज हो रहा था। मतलब अब इसके जो ड्यूक बर्गफ्रिट्स बोले या प्लेटफॉर्म जो बन रहे थे ना, उसमें ब्लैक मार्किंग आ रहा था। मतलब ये डार्क वर्ल्ड के पावर को यूज करके अपने प्लेटफॉर्म को फिर से बना रहा था। इवन जुआन चेन जैसा बंदा भी इन्हें डायरेक्टली एब्सॉर्ब ना करना चाहिए, बट शेन ये अलग ही आदमी था। मतलब शैडो वर्ल्ड का कोई तो पावर इसके पास आ चुका जो शायद वही चियान किंग या किसी ने दिया होगा। तो इसके अब ड्यूक बर्गफ्रिट्स नहीं कह सकते हो आप, इसे डेविल बर्गफ्रिट्स कह सकते हो। मतलब जो शैडो वर्ल्ड में ड्यूक लेवल के बंदे होते हैं उन्हें डेविल कहा जाता है। और शेन कहता है मैं ये करना नहीं चाहता था बट अब मेरे पास क्या ही चॉइस था। जुआन चैन भी स्माइल करता है कि बात तो सही है, क्योंकि 6 प्लेटफॉर्म बनाना इतना आसान भी नहीं है। उसके लिए रिसोर्सेज तगड़े चाहिए, इधर मिलेंगे नहीं और ये इनर कंटिनेंट में जा नहीं सकते। जुआन चैन बोलता है मैं इसलिए आया कि मैं तुम्हें एक चीज़ बता सकूं कि जियांग किंग और लीलू जा चुके हैं। जियांग किंग के हेलोवेड एंशिएंट कॉलेज जा चुकी है अपने हार्ट ऑफ लाइट को ठीक करने। वो बंदा तो हेवनली ओरिजिन डिवाइन कॉन्टिनेंट गया क्योंकि वो हेवनली एम्परर ली के खानदान का है। इवन हमारा ओरिजिन रिवर्सन इंस्टीट्यूट भी इनके खिलाफ सजग रहता है। तुमने दुश्मन बहुत तगड़े बनाए, मानना पड़ेगा। बट शेन का एक्सप्रेशन ज़्यादा नहीं बदलता कि वो बहुत टैलेंटेड है लेकिन मेरे लेवल पे आना कुछ सालों में तो उनसे नहीं हो पाए। मैं मेन चिंतित हूँ ली टाइक्स-1 और टान टाइलान से। वो आएंगे तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती। मतलब तुम्हारा ओरिजिन रिवर्सन भी उन्हें रोक नहीं पाएगा। बट जुआन चेन अलग स्माइल करता है कि उनका आना इतना आसान नहीं है। शैडो वर्ल्ड उन्हें ध्यान से देख रहे हैं, शैडो वर्ल्ड के जो लोग हैं। और फिर ये बोलता है अब टेंशन नहीं है, पांकियान भी सील हो चुका है, इचियान किंग और कैडेवरस किंग भी सील है। और जब सील फटेगा तो ये दोनों मिल करके इन पांग को मार ही देंगे और तब तक जियांग किंग और लीलू वापस भी नहीं आए होंगे, तो मेरे लिए फायदा है। फिर ये बोलता नहीं और ये जो और आ रही डार्क ब्लड पूल वाली, ब्लैक पूल वाली, उसमें फिर से अब्सॉर्ब हो जाता है। और ये लोकेशन कहीं और नहीं था, ये जो पुराना हाउस लोन का हेडक्वार्टर था जिया सिटी में, उसके नीचे था जहाँ पर ये डार्क वर्ल्ड की औरत थी। और जुआन चेन भी यहाँ से निकल जाता। लीलू इधर काफी एक्साइटेड था अभी तक की ये जो जर्नी थी इसकी, क्योंकि इनर डिवाइन कॉन्टिनेंट में भी ये जो हेवनली ओरिजिन डिवाइन कॉन्टिनेंट था ना, काफी दूर था और ट्रिप लंबा 1 महीने तो लगने वाले थे इतना फास्ट स्पीड होते हुए भी। और लीलू को समझ में आता है कि अगर ये जियांग किंग को यहाँ पर लेकर भी आता तो 1 महीने तो ऐसे ही ट्रैवलिंग में निकल जाता। हेलोविन एंशिएंट कॉलेज भी काफी दूर है लेकिन वहां पर सॉल्यूशन तो है। 1 महीने में अगर वो उधर भी पहुंचते तो कुछ कर सकती। अब आंटी यून इससे पूछती क्या तुम्हारे पिताजी ने कभी ली टाइक्स-1 ने ब्लड लाइन के बारे में कुछ बताया था? लीलू मना कर देता है कि बिल्कुल, ये चीजें तो मुझे बस प्रिंसिपल पांग से पता चली थी। और ऑक्स बाय बाय बोलते यार जो हुआ ली टाइक्स-1 के साथ वो कभी बताएगा अपने बच्चों को ब्लड लाइन के बारे में। और अगर लीलू इस टोकन को एक्टिवेट नहीं करता हेवनली एम्परर वाले तो तुम लोगों को भी नहीं पता चलता। रोयुन को गुस्सा आता है कि बाय बाय तुम शांत रहो। बाय बाय को भी गुस्सा था कि ये मुझे ऐसे बोल रही है। और रोयुन बोलती है तुम अब 4th ग्रेड के ड्यूक हो, तुमसे ऊपर जा चुके, चीजें पहले जैसी नहीं। अब लीलू बोलता वो सब छोड़िए, आंटी यून मुझे ये बताइए कि उस साल क्या हुआ था कि मेरे पेरेंट्स को वहां से भागना पड़ा था। आंटी यून शांत हो जाती है और थोड़ी देर बाद फिर बोलती कि ये सब छोड़ो, ये चीज़ें बताने से पहले मैं तुम्हें पहले ब्लड लाइन ऑफ हेवनली एम्परर ली के बारे में बता दूँ। तो ये बनाया गया था हमारे एंसेस्टर ली जुन के द्वारा और ये तब हुआ था जब वो हेवनली एम्परर स्टेज पे पहुंच गए थे। बस इतना समझ सकते हो कि जो हमारी ह्यूमैनिटी है उसमें टॉप लेवल का पोजीशन है हेवनली एम्परर लेवल पे जाना। और हमारा हेवनली एम्परर ली का जो खानदान है ना वो 5 भागों में बटा हुआ है। मतलब 5 छोटे और खानदान है उसके अंदर, उनके बाद आए हुए लोग। हमारे पास ड्रैगन रेजोनेंस इसलिए है क्योंकि हमारे एंसेस्टर ली ने हेवनली ड्रैगन एंसेस्टर के साथ एक ब्लड कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। वो ड्रैगन ट्राइब की है, इसीलिए हमारे वेन्स में ना हेवनली ड्रैगन का स्पिरिट है। तो हम 5 खानदान ड्रैगन से रिलेटेड है। और नाम क्या क्या है देखो, इन्होंने लेती हैं ड्रैगन ब्लड, ड्रैगन फांग, ड्रैगन स्केल, ड्रैगन बोन और ड्रैगन हॉर्न। 5 खानदान है सब डिवीजन से। मतलब हेवनली एम्परर ली के 5 बेटे हुए ऐसा समझ लो तुम। तो 5 अलग अलग खानदान चल रहा है। खानदान ने अपना अपना नाम रख लिया है 5 ने, ड्रैगन ब्लड, ड्रैगन फांग। फिर ये बताते हैं कि देखो जो 5 लिनिएज है ना उसमें से ड्रैगन ब्लड, ड्रैगन फांग और ड्रैगन स्केल ये डायरेक्ट ब्लड लाइन वाले लोग हैं। मतलब एंसेस्टर के सीधा सीधा खून है। बाकी 2 थोड़े दूर के पड़ते हैं। मतलब बड़े पापा के लड़के, मतलब हेवनली एम्परर ली के बड़े पापा या चाचा के बेटे के 2 खानदान है ऐसा समझो। और लीलू को ये भी पता चलता है कि हेवनली एम्परर ली 8000 साल तो कम से कम के होंगे। और क्योंकि वो दुनिया के अलग कोने पे है, ये जो शैडो वर्ल्ड के लोग हैं उनसे फाइट करते रहते हैं तो उनका आना बहुत मुश्किल रहता है। और फिर ये बताती है
कि हमारा जो खानदान है वो ड्रैगन फांग लीनिएज वाला है। उसके जो चीफ हैं अभी कोई और नहीं तुम्हारे दादाजी हैं, ली जिंग है, और वो एक किंग लेवल के एक्सपर्ट है। और जब इनका नाम लेती ना आंटी यून तो उनके भी चेहरे पर एक रेस्पेक्ट था। लीलो भी काफी हैरान था कि इसके दादाजी किंग लेवल के एक्सपर्ट है, और ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर बोलो या जो भी बोलो वो तो हेवनली एम्परर है। अब लीलो पूछता तो क्या पांचों जो हमारा खानदान है सभी के जो चीफ हैं वो किंग लेवल के एक्सपर्ट है? ली रोयोन स्माइल करती हैं और बोलती हाँ। अब लीलो हैरान था, मतलब 5 किंग लेवल के एक्सपर्ट और एक हेवनली एम्परर लेवल का एक्सपर्ट, और पता नहीं कितने भाई ड्यूक लेवल के एक्सपर्ट होंगे। तो इनका खानदान कितना स्ट्रॉन्ग था। फिर ये अब आगे चीजें और बताती। देखो ड्रैगन फैंग लिनियज तो ठीक है, अब हर एक लिनियज जो होता है ना वो भी 4 हॉल्स में बटा रहता है। ग्रीन नीदर, वॉयलेट स्पिरिट, क्रिम्सन क्लाउड और गोल्ड लाइट हॉल्स। हर एक हॉल का एक हॉल मास्टर होता है। फिर वॉइस हॉल मास्टर्स होते हैं, और वॉइस हॉल मास्टर्स 3-4 हो सकते हैं, मतलब ऐसा बताती है ये। और ये बताती है कि ये जो ग्रीन नीदर हॉल है ना उसकी 3rd वॉइस हॉल मास्टर है। अब लीलू भी कैलकुलेशन करता है कि मतलब टोटल 20 हॉल मास्टर्स हुए। हर एक हॉल मास्टर ड्यूक लेवल पे तो होता है। अब कैलकुलेशन कर लो यार। देखो ड्रैगन फैंग लिनियज में 4 हॉल है, और वैसे ही ब्लड लिनियज में भी 4 होंगे। टोटल 5 है, तो 5 चौके 20 हो जाता है। अब लीलू को समझ में आ रहा था कि हेवनली एम्परर ली का खानदान कितना स्ट्रॉन्ग है। अब लीलू अपने डैड के बारे में पूछता। आंटी यून स्माइल कर कि तुम्हारे पिताजी ग्रीन नीदर हॉल के हॉल मास्टर थे, मतलब ग्रीन हॉल उनके अंडर में था, ग्रीन नीदर हॉल। फिर ये बताती कि जो ड्रैगन ब्लड लिनियज है ना वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, और जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है ना मतलब किंग लेवल में तो उनके पास वो अधिकार होता है। तो ड्रैगन ब्लड लिनियज के जो चीफ हैं और उनके खानदान पूरे स्ट्रॉन्ग, एक अलग स्पेस मिलता है, माउंटेन रूलिंग स्पेस है। फिर ये बताती है कि जो ली जिक्यू तुमको मिला था अभी ड्रैगन ब्लड लिनियज का है। लीलो वैसे भी इस बंदे को याद रख के था कि जियांग किंगे को हार्ट ऑफ लाइट इग्नाइट करना पड़ा। ये बंदा पहले से पहुंच चुका था, फिर भी उसने इनको बचाया नहीं था। तो फ्यूचर में बदला तो लेगा ये, इसका इरादा यही था। फिर इसके डैड के बारे में बताती कि वो अलग लेवल पे थे, तो एंसेस्टर भी टैलेंट से प्रभावित, इसीलिए उनको हेवनली एम्परर का अपना टोकन भी दिया था। और ली जिक्यू उन्हीं के समय का है, मतलब हमारे ही समय का है ना, तुम्हारे पापा मेरे समय का, तो वो चलता था। और जब तक तुम्हारे पिताजी थे तो ड्रैगन फांग लिनियज सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था। और फिर उसके पिताजी का सिचुएशन जो था ये वो भी एक्सप्लेन करते कि देखो हमारा हेवनली एम्परर का जो ब्लड लाइन है ली का स्ट्रॉन्गेस्ट तो नहीं है हेवनली वर्जन डिवाइन कंटेंट में। हम अकेले रूल नहीं करते कि हम ही बस हेवनली एम्परर ब्लड लाइन के हैं, 4 और भी तो हैं हमारे अंदर खानदान में, और हम बॉटम पे थे। तुम्हारे पिताजी का मैरिज एग्रीमेंट हुआ था जो कि उन्होंने कैंसिल कर दिया। अब लीलू को समझ में आ जाता है कि उसी से रिलेटेड फिर पिताजी को भागना पड़ा होगा मम्मी को लेके, कि जो बंदी थी जिससे तुम्हारे पिताजी का रिश्ता तय हो रहा था वो भी एक हेवनली एम्परर के ब्लड लाइन की, किसी दूसरे के। और तुम्हारे दादाजी की भी इसमें हामी थी शादी के लिए। लेकिन जब तुम्हारे पिताजी को पता चला तो वो खुश नहीं थे। तुम्हें पता है क्यों नहीं होंगे? क्योंकि तुम्हारी मम्मी थी। किसी को नहीं पता वो किस ब्लड लाइन से आई है, बट बहुत स्ट्रांग थी। कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता था। टैलेंट के मामले में, पावर के मामले में कोई भी उस जनरेशन में तुम्हारी मम्मी के लेवल का ही नहीं था। इवन तुम्हारी मम्मी ने ड्रैगन ब्लड लिनियज के जीनियस को भी डिफीट कर दिया था। अब तुम्हारी मम्मी ने क्योंकि ड्रैगन ब्लड लिनियज के बंदे को हरा दिया था, लेकिन हम हैं तो सभी हेवनली ली के खानदान के, तो ड्रैगन फांग लिनियज के टैलेंटेड बंदे, मतलब तुम्हारे पिताजी को एक्शन लेना पड़ा। तुम्हारे पिताजी ने फिर तुम्हारी मम्मी को हरा भी दिया था, लेकिन उसी समय उनको प्यार भी हो गया था। मतलब बैकग्राउंड की स्टोरी नहीं पता है, हारे थे या मैच टाई हुआ, बट तुम्हारे पिताजी को एक्शन लेना पड़ा था, ऐसा समझो। फिर रोयन एक्सप्लेन कर दी क्योंकि उनका बैकग्राउंड और बहुत सारे लोग उन्हें लाइक नहीं करते थे। तुम्हारी माँ, हमारे दादाजी का भी सेम और उसका एक मेन रीजन ये था ना कि तुम्हारी मम्मी का पहला रेजोनेंस तुम्हें पता है। दिलो बोलता है हाँ, 9th ग्रेड का गोल्डन विंग्ड पैंग रेजोनेंस। वायो हंसते बोलते हैं तुम्हें पता है गोल्डन विंग जो पैंग वाले होते वो टॉप लेवल के क्रीचर्स ड्रैगन ट्राइब को खत्म कर सकते, इतने पावरफुल हो। तुम्हारे खानदान में हेवनली ड्रैगन का स्पिरिट है। अब लीलू को समझ में आ और बायो एक्सप्लेन करते रोयन भी बताती हैं फिर कि तुम्हारे पिताजी टांट आइलैंड से 2-3 बार बैटल, लेकिन कोई बैटल जीत नहीं पा रहा था। तुम्हारे पिताजी भी हार नहीं मानना चाहते थे। लंबे समय तक शायद वो बैटल चला था। अब बैटल तो जीत नहीं पाए, दिल ही जीत लिया, यही समझो। इवन दोनों ने मिल करके बाद क्लैन के ही कुछ लोगों को पिटा था। लीलू अलग हंस रहा था, शायद यही सच्चा प्यार है। और लीलू से लीलू के पिताजी की जिससे शादी थी हुई थी वो बंदी भी एक्सेप्शनल थी, लेकिन पिताजी ने तुम्हारे मना कर दिया। एक चीज और था कि इंगेजमेंट की वजह से दादाजी नाराज तो हो गए थे तुम्हारे, लेकिन फिर भी वो ली टैक्स-1 को सबसे ज्यादा पसंद करते और टांट आइलैंड को फिर एक्सेप्ट भी करने लगे थे। मतलब एक चीज तो नहीं मानते थे, गोल्डन विंग पैंग वाला रेजरेंस की वजह से इंटरनली बहुत पसंद करते थे कि बहू सही मिले, धीरे धीरे वो मान जाएंगे, ऐसा था। लेकिन तभी क्या हुआ था ना, एक एंशिएंट स्पेस खोल गया था जहाँ पर तुम्हारे मम्मी पापा गए थे, जहाँ पर बाकी भी पावरफुल फैमिली के लोग गए थे। और ली टैक्स-1 के जिससे शादी होने वाली थी वो बंदी वहाँ बैटल में भिड़ गई इनसे। ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं अंदर में क्या हुआ था, लेकिन बहुत सारे लोग मारे गए थे, टैलेंटेड लोग। वो लेडी भी सीरियसली इंजर्ड हो गई। अब जब ये न्यूज फैला ना, तो वो जो हेवनली एम्परर का ब्लड लाइन जहाँ से वो लेडी थी, वो लोग काफी गुस्से हो गए थे। देखो वो हेवनली एम्परर वाली ब्लड लाइन दूसरी है, मैं नाम अभी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर लिखा नहीं। मतलब ली खानदान से अलग खानदान है वो, जिनमें एक और एंसेस्टर है वो हेवनली एम्परर लेवल पे है। तो उसके वजह से उन लोगों के पावरफुल लोग एक्ट किए थे, तो टांट आइलैंड और ली टैक्स-1 को भागना पड़ा था और हमारे खानदान ने कोई हेल्प नहीं किया था। और
तुम्हारे दादाजी का ये आदेश था कि जवान को कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब अपनी फैमिली के लोगों को बोला था। टान टाइलन को हो भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे पिताजी ये मान नहीं सकते थे, इसीलिए ऐसा हुआ। फिर अब लीलू बोलता है इसीलिए मेरे मम्मी मतलब हमेशा बोलती कि क्या खास है तुम्हारे हेवनली एम्परर ली के खानदान में, मतलब मेरे पिताजी से बोलती है। और लीलू कहता है फिर पिताजी को भी निराशा हुई होगी, मतलब क्लैन वाले खुद के अपने बाप को हेल्प नहीं किया। और रोयन भी बोलते हैं हाँ अगर टैक्सवान निराश नहीं हो तो जरूर हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन भेजता कि वो कहाँ पर है। उन्होंने तब हमें रीच आउट किया जब उन्हें तुम्हारी सेफ्टी की चिंता थी। हमने तुम्हें फिर हेवनली एम्परर के टोकन के ऑरा के थ्रू ढूंढा। और लीलू समझ सकता था इसके ग्रैंडपा भी क्या कर सकते थे, बस वो एक लीनियज चीफ थे ना अपने ड्रैगन फांग लीनियज के। अगर पूरा कंप्लीट चीफ होते, मतलब पांचों ब्लड लाइन मिला करके, ये मतलब माउंटेन रूलिंग चीफ होते, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होते, तो कुछ कर सकते थे। और एक चीज़ और एक्सप्लेन करते कि किंग लेवल के एक्सपर्ट ऐसे इजीली फाइट नहीं करते, ये तो एरिया तबाह हो सकता है। और बहुत सी चीज़ें एक्सप्लेन करते। तुम्हारे दादाजी थोड़े स्ट्रिक्ट, अब रूल्स नहीं तोड़ना चाहते, बट फिर भी तुम्हारे लिए उन्होंने ये बोला मेरा पोता आ रहा है तो उसके लिए रूल्स पुराने खानदान की चीज़ पुराने खानदान तक, उसका इससे कोई रिलेशन नहीं। मतलब उन्होंने फिर तुम्हारे लिए बात किया है, लेकिन नए जनरेशन वाले तुमसे चिढ़ेंगे तो तुमसे बैटल होगा, वो तुम्हें संभालना पड़ेगा। और रोयू ने एक्सप्लेन करती बायो को कि पहले जैसा अब नहीं है हमारा खानदान, अंदर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, लेकिन लीलू पे मुझे भरोसा है। इसके मम्मी पापा इतने टैलेंटेड है तो ये भी कम टैलेंटेड थोड़ी होगा। और आंटी उन्हें से बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देती कि तुम्हारे बहुत सारे टेस्ट होंगे तुम्हारे पोटेंशियल को दिखाने के लिए, और तुम ऐसा कर पाओगे तो तुम्हारे दादाजी के पास भी मौका रहेगा कि वो तुम्हें ज़्यादा रिसोर्सेज दे सके। भाई वो लीनियज चीफ है, लेकिन बेईमानी नहीं कर सकते ना डायरेक्ट, नहीं तो लोग बोलेंगे कि अपने पोते को ज़्यादा रिसोर्सेज दे रहे हैं। लीलू का मेन फोकस था कि इसे 9 मार्क्स सैक्रेड हार्ट लोटस चाहिए जियांग किंग के लिए। दूसरा, इसे ड्यूक लेवल पे जल्दी पहुंचना, और इसका इरादा था 3 साल के अंदर अंदर। 4 साल बचे हैं जिंदगी में, लेकिन 3 साल में ये जाना चाहता था। तीसरा ये भी था कि बायो के ड्यूक प्लेटफॉर्म्स को रिकवर कराना था, उसके लिए ग्रैंडपा की जरूरत पड़ेगी। दूसरा एक चीज़ और था आगे में कि जब ये ड्यूक लेवल पे पहुंचेगा तो इसका एक और ब्लैंक पैलेस खोलेगा, चौथा वाला, जिसके लिए फिर इसे एक्वायर्ड रेजोनेंस का अगला वर्जन, अपग्रेडेड वर्जन, इसके पिताजी ने जो बताया था, ग्रेटर एक्वायर्ड रेजोनेंस गॉडली फोर्सिंग आर्ट की जरूरत पड़ेगी। ये इसका सबसे बड़ा गोल था। तो महीने निकल जाते हैं, 1 महीना निकल चुका था और लीलू वगैरह फाइनली हेवनली वर्जन डिवाइन कॉन्टिनेंट में एंटर कर चुके थे और वहाँ के हेवनली सिटी में थे। और अब यहाँ पर ये टेलीपोर्टेशन यूज़ कर रहे थे, जो टेलीपोर्टेशन एरे होता है। और लीलू भी हैरान था, यहाँ पर टेलीपोर्टेशन एरे काफ़ी बड़े बड़े, बिल्डिंग काफ़ी बड़ी बड़ी, वर्ल्डली नेचुरल एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा डेंस। और फिलहाल हेवनली सिटी से ना ये नॉर्थ की तरफ निकल जाते और आंटी यूनी से चीज़ें बताते रहती कि 10 और सिटी पार करेंगे, फिर हम ड्रैगन फांग माउंटेन के डोमेन में एंटर कर जाएंगे। और एक टेरिटरी ना यहाँ का जिया किंगडम से पड़ा था। और आंटी उन समझाते हैं कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है, तुम्हारा घर है, तुम्हारे दादाजी का चीफ का पोजीशन है। और आंटी उनको लगता था कि लीलू जब यहाँ पर पहुंचेगा तो धीरे धीरे इस जगह से इसको प्यार हो ही जाएगा। भाई अपने लोग में कौन खुश नहीं रहता है। इधर लीलू बायो भी थोड़ा बातचीत करता और फिर लीलू कल्टीवेशन में लग जाता और उसका जो 3 रेवोल्यूशन ड्रैकोनिक ब्रेथ था उसे यूज करता है ताकि अर्थ फील्ड एनर्जी को रिफाइन कर पाए और एब्स्ट्यूज फील्ड लाइट में बदल पाए। समय बीतता, लीलू कल्टीवेशन में था और धीरे धीरे इसके 1300 एब्स्ट्यूट लाइट रिफाइन हो चुके थे। लीलू का अंदाजा ये था कि इसका वाटर लाइट रेजोनेंस 5000 एब्स्ट्यूट लाइट को होल्ड कर सकता, नॉर्मल लोगों के 3000 के आसपास कर पाते। और वो रेजोनेंस के ग्रेड पे देखो डिपेंड करता है, अगर कोई अपर 8th ग्रेड पे है तो 5000 के आसपास होल्ड कर सकता। लीलू का रेजोनेंस अपर 7th पे था बट प्योरिटी ज़्यादा थी, इसलिए ऐसा ये कर पाता था। और 5000 एब्स्ट्यूट लाइट रिफाइन करने में इसको 3 महीने तो लग जाएंगे। तब इसका ये जो रेजिडेंट पैलेस है ना, वो ग्रेटर फिल्ड पैलेस टायर पे इसका पावर लेवल अपग्रेड हो जाएगा। बट 3 महीने लीलू को ज़्यादा लगते, इसे जल्दी करना था, मतलब 2 महीने में करना है, क्योंकि 2 और रेजिडेंट पैलेस है भाई, उन्हें भी तो टेम्पर करना है। दिन निकलते रहते हैं और लीलू कल्टीवेशन में रहते। 15 दिन निकल चुके और फाइनली आंटी उन्हें से जगह आती हैं कि लीलू अब ड्रैगन फांग डोमेन में हम पहुंच चुके हैं। लीलू भी थोड़ा अंदर ही अंदर एक्साइटेड था कि अब फाइनली अपने दादाजी से पहली बार मिलने वाला था। अब देखो यार, लीलू शहर देखता थोड़ा सा प्रभावित होता है, ड्रैगन फांग सिटी को देखता है, ये सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। और जो भी पहाड़ वहाड़ देखते हैं, सिटी दिखता है ना ड्रैगन फांग सिटी, तो जो ड्रैगन फांग माउंटेन था उसके बारे में आंटी यून एक्सप्लेन करती है कि यहाँ पर टॉप लेवल के लोग बैठते हैं और डिस्कशन होता है। और अंदर में तुम्हारे दादाजी वेट कर रहे हैं, उनके अलावा 4 हॉल मास्टर्स भी आए होंगे, तुम्हारे 2 अंकल भी होंगे। जैसे ये भी चीज़ें बता देती कि तुम्हारे दादाजी के 3 बेटे, सबसे बड़े का नाम है ली किंगपेंग, दूसरे हैं ली जिनपान, तीसरे हैं तुम्हारे पिताजी ली टाइक्सवान। तो सबसे बड़े तुम्हारे बड़े ताऊ हैं लिंग किंगपेंग, फिर छोटे ताऊ हैं लिन जिनपान। मतलब लीलू के डायरेक्ट रिलेशन में है वो। आंटी यून फिर भी थोड़ी दूर की हो जाती, मौसी की लड़कियाँ जो भी होंगी मुझे नहीं पता, ऐसे जोड़ दिया मैंने। और ये समझाती कि तुम्हारे अंकल बहुत सही लोग हैं। ली किनपेंग तो एकदम फ्रेंडली हैं, ली जिनपान थोड़े स्ट्रिक्ट, लेकिन वो कुछ बुरा नहीं करते किसी का।
मतलब इन्हें लग रहा था लीलू कुछ वैसा सोचेगा, इसलिए पहले ही बता देती है। तो फिलहाल इनकी शिप लैंड कर जाती है। आगे में 2 लोग और दिखते हैं। वह भीड़ थी लेकिन आगे में 2 लोग, एक मेल और एक फीमेल। दोनों लीरोइन को सैल्यूट करते। लीरोइन स्माइल करती क्योंकि उसमें से एक का नाम जिंगटाओ था और दूसरे का फेंगी। इन्फॉर्मेशन इसके पास पहले ही आ चुका था कि ली जिंगटाओ जो है ना इनके बड़े अंकल का बेटा है और सेकंड अंकल को एक बेटी है ली फेंगी। तो ये वही लोग थे। लीलू बंदे की तरफ देखता है। बंदा काफी नॉर्मल था, थोड़ा लेजी फील होता है बट सही दिख रहा था। बंदी कंपैरिजन में थोड़ी आउटस्टैंडिंग दिख रही, हाइट भी अच्छी थी, मतलब गोरी चिकनी सब सही था। और ये भी देखते हैं कि ये इनका जो भाई है वो इनके चाचा जी के जैसा ही दिख रहा है, ली टैक्स-1 के जैसा। यही शहर बस थोड़े अलग है। स्मार्ट एकदम अपने पिताजी पर ही गया है। नॉर्मली ऐसा रहता है ना कि अगर जैसे चाचा बहुत टैलेंटेड है तो उनके भतीजों को थोड़े जलन होती है, बट यहाँ पर वैसा कुछ नहीं। ली जिंगटाओ एकदम प्यार से स्माइल करके पूछता है लीलू। लीलू हाँ में सर हिलाता। और इसका बड़ा भाई जो था ये वो बोलता है कि तुम मुझे एल्डर ब्रदर कह के बुलाओ। और बंदा ये खतरनाक था, मतलब सीधा आके इससे गले मिल लेता है ली जिंगटाओ। और लीलू भी थोड़ा एम्बेरसमेंट फील करता है बट बोलता है आपसे मिलकर अच्छा लगा बड़े भाई। जिंगटाओ काफी खुश था कि तुम सही में थर्ड अंकल के बेटे हो, एकदम उन्हीं के जैसे हैंडसम और डैशिंग हो। काश वो मेरे पिताजी होते तो मैं भी स्मार्ट होता। बट फिर वो यंग लेडी जो थी ली फेंगी बोलती तुम बस बकवास ही करो कि तुम अभी इस बंदे से मिले और गले भी मिलने लगे। ली जिंगटाओ अलग मजे लेता है कि तुम तो पहले से आबार आके खड़ी थी क्योंकि तुम्हें थर्ड अंकल बहुत पसंद, इतने टैलेंटेड और इतने स्ट्रॉन्ग थे वो। लीलू इनसे भी मिलता है, इन्हें ग्रीट करता है और सेकंड सिस्टर कह के बुलाता है। और बंदी भी काफी खुश थी कि चलो कोई तो है स्मार्ट है, मुझे बहन कह के बुला रहा है। तो ये जिंगटाओ आदमी बोरिंग है, मेरा बड़ा भाई है फिर भी। और ली फेंगी बोलती है कि पिताजी और बाकी लोग वेट कर रहे हैं तुम्हारा। और जिंगटाओ ऐसे कंधे पे लीलू के अपना हाथ रखता है और इसे लेकर चले जाता है। हाथ में ली फेंगी भी थी। बहुत सारे लोग देखते हैं ना बीच में खड़े थे कि अरे ये थर्ड मास्टर का बेटा है, बहुत हैंडसम है, उन्हीं के जैसा दिखता है। बट फिर ये भी डिस्कस करते हैं कि आउटर डिवाइन कॉन्टिनेंट में पला बड़ा है तो कल्टिवेशन शायद इसका लो होगा। और लोग डिस्कस करते हैं पता तो चल ही जाएगा जब टेस्ट वगैरह होगा तो। और ये लोग इसे मतलब छोटा भाई कह के बुला रहे थे। लीलू बोलता है अरे यार मेरी भी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप मुझे लीलुओ या लिटिल लुओ कह के बुलाओ। बट ली फेंगी फिर भी इसे लिटिल ब्रदर कह के ही बुलाती है। लीलू बोलता है भाई अब मतलब नहीं है। अब साथ में आंटी यून भी थी तो ली फेंगी बोलती है बंदा सही है, गुड लुकिंग है, बस कल्टिवेशन में भी अच्छा हो क्योंकि आउटर डिवाइन कॉन्टिनेंट में पला। आंटी यून फिलहाल कुछ नहीं बोलती है, मन ही मन सोचती है कि जब इनको पता चलेगा कि इसका ट्रिपल रेजोनेंसेस है तो फिर इन्हें समझ में आएगा। मतलब ये लोग वैसे भी बुरा नहीं सोच रहे थे लीलू का। ये एक चीज़ ये था ना कि ये लोग ली जिंगटाओ और ली फेंगी लीलू से ज़्यादा बड़े नहीं थे, एक आधी 1.5 साल ही बड़े थे। बट इनका कल्टिवेशन फिंड बॉडी टायर पे था। लेकिन पता था कि लीलू रिकवर जल्दी कर लेगा उस लेवल तक, और ड्यू कार्ट वगैरह भी लीलू वेल्ड कर सकता है। लीलू को भी समझ में आ चुका था कि ली जिंगटाओ कोई भी मतलब बैड इंटेंट है ही नहीं लीलू की तरफ, और ली फेंगी भी बंदी सही है, थोड़ी अपराइट है बट सही है। लीलू इधर अंदर पवेलियन के अंदर पहुंचता। पवेलियन भी काफी शानदार था, मतलब बाहर में तीनों साइड से पानी था, सामने से सीढ़ी से जाने का रास्ता था। और फाइनली आंटी यून बोलती है रेस्पेक्टेड फादर, मैंने टैक्स-1 के बेटे को ला लिया है। अंदर से एक आवाज आती है कि तुम आ सकते हो, एक ओल्ड मैन की आवाज। आंटी यून दरवाजा खोलती है और लीलू अंदर जाता। बहुत सारे लोग इस हॉल में बैठे हुए थे। लीलू का ध्यान जाता है सेंटर पे जो एक ओल्ड मैन बैठे हुए, और उनका भी ध्यान लीलू पर ही जाता है। एक बार तो उन्हें लगता है उनका बेटा ली टैक्स-1 ही आ गया, लीलू एकदम सेम दिखता था। तो फिलहाल स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एन अल्केमिस्ट एके मुसाफिर विदा लेता हूँ।